हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? स्वागत है टीचिंग एट द रेट ईजी में। तो आज हम इस सेशन के अंतर्गत चर्चा करने वाले हैं आरटीई के बारे में, जो यानी शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में जो है उसके ही बारे में चर्चा करेंगे। तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो चर्चा करती है वो बच्चों के प्रति शिक्षा के बारे में चर्चा करती है कि बच्चों के शिक्षा जो होना चाहिए वो फ्री होना चाहिए और कंपलसरी होना चाहिए, यानी फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन होना चाहिए। किसका? निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा बच्चों के प्रति होना चाहिए कि हर बच्चे क्या हो कि शिक्षित हो। हर बच्चे क्या का अधिकार होना चाहिए कि वो क्या हो सके, पढ़ सके, लिख सके। उसी के बारे में आरटीई बात करता है। और इसके अंतर्गत यानी जो ये बात करता है किसके अंतर्गत करता है, किस अमेंडमेंट एक्ट के तहत बात करता है। तो सबसे पहली बात है कि ये इसके अंतर्गत जो है 86वीं संविधान संशोधन के तहत उसको रखा गया कि फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार होना चाहिए हर बच्चे को, यानी शिक्षा के प्रति, शिक्षा को ग्रहण करने के प्रति यह मौलिक अधिकार होना चाहिए। कौन सा? 86वीं अमेंडमेंट एक्ट, अमेंडमेंट एक्ट 2002। कितना? 2002, यानी 86वें संविधान संशोधन एक्ट के तहत यानी क्या किया गया था उसको, यानी ये बात बोला गया था। और इसी के जिसमें क्या बोला गया था कि फंडामेंटल राइट है, यानी मौलिक अधिकार है हर बच्चे को क्या क्या करने का, शिक्षा पाने का, शिक्षा अधिग्रहण करने का अधिकार होना चाहिए। क्या होना चाहिए? तो फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल फॉर एवरी चाइल्ड। प्रत्येक बच्चे को क्या होना चाहिए? फंडामेंटल राइट होना चाहिए बच्चे को कि वो क्या करे, शिक्षा को अधिग्रहण करे। और ये जो आरटीई एक्ट हुआ था कब वो लागू हुआ था? इम्प्लीमेंट, उसको इम्प्लीमेंट किया गया था। इम्प्लीमेंट उपयोग या लागू करना, लागू 1 अप्रैल कितना 2010 को क्या हुआ था? लागू किया गया था। 1 अप्रैल 2010 को क्या किया गया था? लागू किया गया था। यानी एक्सेप्ट कौन? एक्सेप्ट जम्मू कश्मीर, यानी जम्मू एंड कश्मीर को छोड़ के, यानी जम्मू कश्मीर यानी को छोड़ करके ऑल स्टेट में क्या किया गया था? आरटीई लागू किया गया था। और किस अनुच्छेद के तहत? यानी ये अनुच्छेद है, आर्टिकल है। कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल कितना? आर्टिकल अनुच्छेद 21A एंड 45, यानी 21A के तहत, अनुच्छेद के तहत एवं 45 यानी अनुच्छेद के तहत उस बात को क्या किया गया? डिस्क्राइब किया गया, वर्णन किया गया। उसके बारे में आरटीई बोलती है, वो कहती है उसके बारे में आर्टिकल। यानी उसके बाद जो है ये जो फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन जो है वो किन बच्चों के लिए, किसके लिए है? तो वो जो बच्चों के लिए फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन ये है 6 टू कितना 8, सॉरी 6 टू 14 ईयर्स के बच्चों के लिए है, यानी 6 वर्ष से लेके 14 वर्ष के बच्चों के लिए। यानी ये फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के बारे में ये बात करती है 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए। वही डिसेबल जो चाइल्ड है, डिसेबल्ड चाइल्ड जो है, यानी विकलांग, क्या विकलांग बच्चा, विकलांग जो है उसके लिए 6 टू कितना 18 ईयर्स के बारे में बात करती है। यानी 6 टू 18 ईयर्स के बारे में बात करती है जो विकलांग बच्चा है उसके बारे में। और जो जनरल बच्चा है उसके यानी लिए 6 टू 14 ईयर्स, यानी 1 से 8 क्लास के बच्चों के लिए, यानी
टिल यानी 8th क्लास, यानी 8वीं क्लास तक के बच्चों का क्या किया जाता है, यानी उसके यानी आरटीई बोलती है 8वीं तक के बच्चा को क्या करना चाहिए, निःशुल्क शिक्षा देना चाहिए। उसको अच्छी तरह से क्या होना चाहिए, अधिग्रहण शिक्षा को अच्छे वे से करना चाहिए, मौलिक अधिकार होना चाहिए उसको, यानी 1 से लेके 1 क्लास टू 8 क्लास तक के बीच में क्या होना चाहिए, शिक्षा ग्रहण करना चाहिए। उसके बाद जो शिक्षा ग्रहण करेगा उसके लिए तो स्कूल का निर्माण करेगा, स्कूल निर्माण करने के लिए टीचर का यानी आवश्यकता है। उसमें जो टीचर का यानी क्या रहेगा उसका दायित्व, टीचर का क्या रेशियो रहेगा उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो उसके बाद जो होता है टीचर का जो रेशियो होगा, टीचर जो पढ़ाने का रेशियो है, कितने स्टूडेंट के बीच कितना टीचर को यानी प्रोवाइड किया जाएगा, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो पीपल टीचर रेशियो जो होगा, पीपल टीचर रेशियो कितना होना चाहिए, 30:1 होना चाहिए। 30:1 होना चाहिए किसमें, फॉर प्राइमरी के लिए, फॉर प्राइमरी के लिए, फॉर प्राइमरी यानी 1 to 5th क्लास के लिए, यानी 1 to 5th क्लास के लिए प्राइमरी होना चाहिए। और 35:1 कितना 1 होना चाहिए फॉर एलिमेंट्री के लिए, किसके लिए, फॉर एलिमेंट्री के लिए होना चाहिए, यानी 6 to 8 क्लास के लिए, 6 to 8 क्लास के लिए 35:1, जहाँ 35 क्या है या 30 क्या है, स्टूडेंट है, मान लो ये क्या है, स्टूडेंट है, स्टूडेंट, और ये क्या है, टीचर, ये है टीचर, टीचर है। इसी प्रकार 35 क्या है, स्टूडेंट है, 1 क्या है, एलिमेंट्री स्टेज के लिए है, वो प्राइमरी के लिए है, और ये एलिमेंट्री के लिए 35:1। अब उसमें से होगा कितना बच्चे को, ये मैंने होगा कि कितने बच्चे पर क्या होना चाहिए, एक प्रिंसिपल होता है या एक हेड मास्टर भी स्कूल में होता है। तो 150 यानी 150 कितना 5+1, यानी 150 कितना होना चाहिए, स्टूडेंट होना चाहिए, स्टूडेंट, और 5 क्या होना चाहिए, टीचर। एक क्या होता है, ये हेड मास्टर होता है, हेड मास्टर, या क्या होना चाहिए, प्रिंसिपल होना चाहिए, प्रिंसिपल होना चाहिए। यानी 150 बच्चा पे 150 स्टूडेंट के ऊपर यानी 5 टीचर तो होना ही चाहिए, तो इसके हिसाब से 5 टीचर हुआ, और एक क्या होना चाहिए, हेड मास्टर या प्रिंसिपल होना चाहिए 150 बच्चों पे। यानी कोई भी स्कूल में अगर 150 स्टूडेंट है तो उस पर एक हेड मास्टर का नेसेसरी है या एक प्रिंसिपल का होना नेसेसरी है, उसके बारे में डिस्कस करती है। और जो ग्राउंड रिपोर्ट पे है जो कुछ और है, अगर एक क्लास में अगर 30 से अगर ज़्यादा हो गया तब क्या होगा, तो उसके बारे में आरटीई गाइड देती है, कम से कम 30 होना चाहिए, मैक्सिमम कितना होना चाहिए, मैक्सिमम 40:1 होना चाहिए, मैक्सिमम 40:1 होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, नोट एक्सीड, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, उसके बारे में आरटीई गाइड देती है। लेकिन ग्राउंड लेवल पे तो कुछ और है, एक सेक्शन में बहुत सारे ऐसे बच्चे 50 भी है, 60 भी है, ऐसा ऐसा स्कूल है जो 100 यानी भी है एक क्लास में। उसके बाद आगे चलते हैं कि वर्किंग ऑफ डे कितना होगा, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। अब नंबर ऑफ वर्किंग डे क्या होगा, नंबर ऑफ वर्किंग डे, नंबर ऑफ वर्किंग डेज, वर्किंग डेज, यानी जो टीचर पढ़ाते हैं, वर्क करते हैं, वो ईयर बाय कितना होगा, एक साल में जो 365 दिन होते हैं उसके अंतर्गत यानी उसके अंदर कितना दिन पढ़ाना चाहिए, उसके लिए कितना होना चाहिए, यानी 200 डेज, फॉर कितना, फॉर यानी प्राइमरी लेवल के लिए होना चाहिए, किसके लिए, प्राइमरी लेवल, 1 to 5th के लिए होना चाहिए, 1 to 5th के लिए होना चाहिए। और
220 डेज इसके लिए होना चाहिए। 4 यानी एलिमेंट्री के लिए होना चाहिए, एलिमेंट्री लेवल के लिए होना चाहिए, यानी 6 to 8 क्लास के लिए बच्चों के लिए यानी 220 दिन होना चाहिए। और 200 डेज किसके लिए होना चाहिए, प्राइमरी लेवल है, यानी जो प्राइमरी के बच्चे हैं, प्राथमिक विद्यालय के बच्चे हैं, वो क्या होना चाहिए, 200 डेज होना चाहिए। बच्चे टीचर के लिए, टीचर को कम से कम 200 दिन पढ़ाना चाहिए, 365 दिन के अंदर 200 डे कम से कम पढ़ाना चाहिए। और 220 दिन यानी मिडिल स्कूल के लिए पढ़ाना चाहिए, जिसको हम क्या बोलते हैं, माध्यमिक कक्षा बोलते हैं, या एलिमेंट्री स्टेज बोलते हैं, लेवल बोल सकते हैं, 6 to 8 क्लास के लिए। अब है वर्किंग डे इन ए वीक, यानी वीक में कितने आवर होना चाहिए, कितने क्लास होना चाहिए, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। वर्किंग आवर इन अ वीक, यानी एक सप्ताह में कितने आवर होना चाहिए, कम से कम, यानी एक वीक में, एक सप्ताह में के अंतर्गत कितना वीक पढ़ाई होना चाहिए। तो उसके लिए 45 आवर्स क्या होना चाहिए, मिनिमम पढ़ाई होना चाहिए। टीचर को 50 यानी 45 आवर्स यानी एक सप्ताह में पढ़ाई करवाना चाहिए। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये इससे क्वेश्चन बहुत बार आ चुकी है, सीटेट में भी आ चुके हैं, और बहुत सारे ऐसे DSSB भी देखने को मिला है, बहुत सारे STET एग्जाम में ये देखने को मिला है। उसके बाद तो ये है वीक में, अगर कह देगा कि पर साल कितना होना चाहिए, एक साल के अंतर्गत कितना होना चाहिए, तो 800 आवर्स, 800 आवर्स क्या इन ईयर, ईयर में, एक साल में क्या होना चाहिए, एक साल में यानी 8 घंटा होना चाहिए। फॉर किसके लिए, प्राइमरी के लिए, प्राइमरी के लिए, प्राइमरी के लिए, यानी 1 to 5th के लिए, 1 to 5th के लिए, यानी 800 घंटा कम से कम पढ़ाना चाहिए। और 1000 आवर्स किसको पढ़ाना चाहिए, इन ईयर, फॉर इसके लिए, एलिमेंट्री के लिए, एलिमेंट्री के लिए, यानी 6 to 8 के लिए कितना, 1000 घंटा का आवश्यकता है। 1000 घंटा पढ़ाना चाहिए टीचर को, यानी साल में। और वीक में कितना पढ़ाना चाहिए, 45 आवर्स पढ़ाना चाहिए। उसके बाद जो है, यानी जो स्कूल होना चाहिए वो प्राइमरी के लिए कितने किलोमीटर के दायरे में होना चाहिए। और एलिमेंट्री स्टेज का जो स्टूडेंट है, 6 to 8 क्लास के बच्चे हैं, जो प्राथमिक विद्यालय होता है, माध्यमिक विद्यालय होता है, वो कितने किलोमीटर के दायरे में होना चाहिए। स्कूल शुड बी अराउंड इसके लिए, यानी बच्चों के लिए, यानी 1 किलोमीटर फॉर प्राइमरी, यानी 1 to 5th के लिए, 1 to 5th के लिए क्या होना चाहिए, यानी 1 किलोमीटर 5th के लिए, 1 से 5th क्लास के बच्चों के लिए, यानी स्कूल का प्रावधान 1 किलोमीटर के अंदर दायरे में रहना चाहिए। और 3 किलोमीटर होना चाहिए किसके लिए, फॉर यानी एलिमेंट्री के लिए, एलिमेंट्री के लिए, यानी 6 to 8 क्लास के बच्चों के लिए, यानी 3 किलोमीटर के दायरे में स्कूल का प्रावधान होना चाहिए। मिडिल स्कूल के लिए 3 किलोमीटर, और यानी प्राइमरी क्लास के लिए 1 किलोमीटर के दायरे में होना चाहिए। ये क्या करता है, RTE रिकमेंडेशन करता है। उसके बाद फिर आगे चलते हैं। उसके बाद जो है RTE जो है, उसके अंतर्गत कितना सेक्शंस है, कितना चैप्टर है, तो उसके अंतर्गत जो है यानी 38 सेक्शंस है। कितना है, 38 सेक्शंस है। एन
चैप्टर कितना है 7 इंक्लूडेड RTE कितना 2009, यानी RTE 2009 में क्या किया गया है, इन इंक्लूडेड होगा यहाँ, इन इंक्लूडेड यानी RTE 2009 में कितना चैप्टर को शामिल किया गया, 7 चैप्टर को शामिल किया गया है और 38 सेक्शन को यानी क्या किया गया, शामिल किया। सेक्शन मीन्स क्या होता है, धारा, क्या होता है, धारा, और चैप्टर का मतलब अध्याय, आप लोग भी जानते होंगे, अध्याय यानी 38 धारा यानी है, और 7 चैप्टर क्या किया गया, शामिल किया गया। उसके बाद जो 38 सेक्शंस में ही जो सेक्शन नंबर 21 है, 21 सेक्शन इन सेक्शंस 21 यानी 21 सेक्शन में क्या कहा गया है, SMC के बारे में कहा गया था। इसके बारे में SMC के बारे में बोला गया। SMC क्या होता है, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी होता है। क्या होता है, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी होता है। यानी स्कूल मैनेजमेंट कमेटी है। अगर स्कूल जो है 1 किलोमीटर के दायरे में है प्राइमरी के लिए, या मिडिल स्कूल जो 3 किलोमीटर दायरे में, उसके लिए एक मैनेजमेंट कमेटी बिठानी चाहिए। उसमें से यानी 75% क्या होना चाहिए, पेरेंट्स को क्या किया जाना चाहिए, इंक्लूड करना चाहिए। पेरेंट्स इंक्लूडेड यानी इंक्लूड करना चाहिए, यानी 75% जो है पेरेंट्स को इंक्लूड करना चाहिए। जो बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं उसके बच्चे का जो पेरेंट्स है उसको 75% इंक्लूड करना चाहिए। उसके साथ साथ अगर स्कूल के अंदर अगर प्रिंसिपल है या हेडमास्टर, उसको शामिल करना चाहिए। और गांव लेवल पे या पंचायत लेवल पे अगर मुखिया है या सरपंच है, किसी एक पर्सन को क्या करना चाहिए, इसको शामिल करना चाहिए। किसके पर्पज से, यानी स्कूल में क्या कमी है उसको देख रेख करने के लिए, उसको इम्प्रूवमेंट करने के लिए और शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए ये SMC यानी स्कूल मैनेजमेंट कमेटी का क्या किया गया, निर्माण किया गया। इसके बारे में ये है। उसके बाद जो है, उसके बाद ड्यूटी ऑफ पेरेंट्स, यानी पेरेंट्स का ड्यूटी क्या होगा, ड्यूटी ऑफ पेरेंट्स का जो होगा, ड्यूटी ऑफ पेरेंट्स जो होगा, ये जो होगा वो आर्टिकल कितना होगा, आर्टिकल 51A के तहत यानी पेरेंट्स का ड्यूटी होगा। उसके अंदर भी कभी कभी ये एग्जाम में पूछ लेता है। तो पेरेंट्स का ड्यूटी जो RTE 2009 के तहत जो ड्यूटी ऑफ पेरेंट्स हुआ, पेरेंट्स का ड्यूटी जो होगा किस आर्टिकल के तहत आएगी, तो आर्टिकल 51A के तहत यानी पेरेंट्स का ड्यूटी बनती है कि वो कैसे अपने बच्चे को केयर कर सके, उसको कैसे एजुकेशन में इम्प्रूवमेंट कर सके, उसके बारे में आर्टिकल 51A में क्या किया गया, डिस्क्राइब किया गया, उसको वर्णन किया गया है उसके बारे में। उसके बाद आर्टिकल 45 जो 45 था, मेनली जो आर्टिकल 21 है उसमें क्या किया गया, RTE को उल्लेख किया गया। उसके बाद जो आर्टिकल 45 है, क्या है, आर्टिकल 45, आर्टिकल 45 जो है उसमें क्या किया गया है, उसमें जो है ECCE यानी अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन, उसका फुल फॉर्म क्या होता है, अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन, यानी अर्ली चाइल्डहुड जो कितना 3 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए, किसके लिए, 3 से 6 वर्ष के बच्चों के बारे में। यानी आर्टिकल 45 यानी क्या करता है, वर्णन करता है कि जो बच्चे 3 से 6 वर्ष के बीच में है वो ECCE यानी उसका निम्नलिखित नाम है अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन, उसको पेरेंट्स क्या करेगा, केयर मेनली रूप से करेगा, उसको देख रेख करेगा। उसके बारे में क्या करता है, RTE गाइड करता है। उसके बारे में वर्णन किया गया, जैसे 3 से 6 वर्ष के बारे में जो होता है, उससे पहले जो बच्चे होता है वो क्या अभी के डेट में आंगनबाड़ी में पढ़ते हैं लिखते हैं, उस पर का पेरेंट्स को भी ड्यूटी बनता है, पेरेंट्स भी केयर करे। उसके साथ साथ आंगनबाड़ी में जो टीचर है, मैम है, वो क्या करता है, वो केयर करता है। उसी को नाम दिया गया अर्ली चाइल्डहुड केयर, पूर्व प्रारंभिक बाल अवस्था उसको बोला जाता है। उसके बाद जो है
बच्चे या टीचर के बीच में जो बॉन्डिंग है, बच्चे यानी टीचर को क्या करना नहीं चाहिए स्कूल के अंतर्गत, वो इट प्रोहिबिट यानी उसको क्या करने से मना करना चाहिए, उसके बारे में हम डिस्कस करें। क्या निगेटिव थॉट है उसके बारे में, निगेटिव पॉइंट को RTE यानी कहता है दूर करने के लिए, उसके बारे में हम डिस्कस करें। यही सब पॉइंट था। उसके बाद कहता है कि यानी क्या जो बहुत ऐसा होता है जो क्या टीचर के द्वारा पनिशमेंट दिया जाता है बच्चों को, तो उसको कहता है RTE क्या करता है, अवॉइड करने के बोलता है कि उसको यहाँ उससे दूरी बनाओ या उसको ये करने से मना करता है। कौन? RTE। तो उसके लिए इट प्रोहिबिट RTE 2009 क्या क्या करने से मना करता है। तो पहला है फिजिकल पनिशमेंट। क्या? फिजिकल, या उसको कॉर्पोरल भी बोल सकते हैं, कॉर्पोरल पनिशमेंट एंड मेंटल हरासमेंट। क्या? मेंटल हरासमेंट। इसका मतलब क्या हुआ, जो शारीरिक पनिशमेंट देते हैं उससे क्या होता है, शरीर पे बहुत सारा चोट का निशान होता है, या बहुत ऐसा होता है पनिशमेंट जो देता है मुर्गा मुर्गी बनाता है, या धूप में खड़ा कर देता है, या ईंटा दे देता है सर पे या हाथ पे, वो नहीं करना चाहिए। और मेंटल हरासमेंट का मतलब आंखों आंखों में हम डांटते हैं, फटकारते हैं, इशारा दे के उसको चुप करने के लिए बोलते हैं, ये नहीं करना चाहिए। वो सब क्या है, उसको कहता है क्या करने के लिए, दूर करने के लिए उसको मना करता है। कौन? RTE। उसके बाद जो है उसके बाद जो होता है, बच्चे जो है जब एडमिशन लेने जाते हैं, जब एज रहता है मान लो 10 ईयर्स या 15 ईयर्स, तो उसको एज के अनुसार कहता है कि उसको क्या स्कूल में दाखिला होना चाहिए, उसको एज के अकॉर्डिंग उसको प्रवेश मिलना चाहिए, नामांकन मिलना चाहिए। अगर कोई बच्चा हो जाता है, ड्रॉप आउट हो जाता है, स्कूल से बाहर हो जाता है किसी रीजन किसी कारणवश, तो वो अगर एज अगर ज़्यादा हो गया तो उसके अनुसार वो क्या क्लास में वो एंट्री कर सकता है। तो उसी के बारे में बोलता है। उसके साथ साथ जो बच्चे का नामांकन होता है, तो बहुत ऐसे स्कूल में गवर्नमेंट या प्राइवेट स्कूल में क्या करता है, उसके पेरेंट्स को भी क्या किया जाता है, उसको एग्ज़ाम लिया जाता है, उससे यानी आज क्वेश्चन पूछा जाता है कि यानी स्क्रीनिंग टेस्ट किया जाता है, जो कि गलत है। उसको पेरेंट्स को भी स्क्रीनिंग टेस्ट नहीं होना चाहिए और बच्चे को भी नहीं होना चाहिए। अगर करना है थोड़ा बहुत हो सकता है, लेकिन वो बिल्कुल मना करता है RTE एक्ट। उसके बाद जो स्क्रीनिंग स्क्रीनिंग प्रोसीड्यूर फॉर एडमिशन यानी एवरी चाइल्ड के लिए क्या स्क्रीनिंग प्रोसीड्यूर को क्या करना चाहिए, मना करता है, उसको ख़त्म कर देना चाहिए। उसके बाद तीसरा है कैपिटेशन फी। वो क्या होना चाहिए, फ्री होना चाहिए। क्या होना चाहिए? फ्री होना चाहिए। बहुत ऐसे स्कूल में जो होता है, मान लो जब नामांकन कराने के लिए जाते हैं, तो वो मोटा तौर पे रुपया लेते हैं जो अपने जेब को भरने के लिए, जो कि क्या है, फ्री है। कहता है RTE कि कैप्टिकेशन जो फ्री होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, फ्री होना चाहिए और निःशुल्क होना चाहिए। और बहुत सारे ऐसे जो है प्राइवेट स्कूल में मनचाहा अपने मन मर्जी के अनुसार क्या करते हैं, यानी एडमिशन का चार्ज लेते हैं। अगर उसके लिए क्या किया गया है, RTE गाइड किया गया है कि प्राइवेट स्कूल में क्या EWS का मतलब हुआ इकोनॉमिकल वीकर स्टूडेंट। इकोनॉमिकल वीकर स्टूडेंट यानी आर्थिक रूप से जो कमजोर विद्यार्थी, उसको क्या किया गया है, प्राइवेट स्कूल में यानी 25% यानी रिजर्व सीट
यानी 25% सीट क्या किया गया, आरक्षित किया गया है EWS यानी वाले स्टूडेंट के लिए क्या किया गया, 25% यानी सीट को रिजर्व किया गया। इसके बावजूद भी बहुत ऐसे जो प्राइवेट स्कूल है अपने मन मर्जी के अनुसार रहता है, उसके लिए कोई आरक्षित सीट नहीं रखता है। जो अच्छा है उसके लिए प्राइवेट स्कूल में अपना दाखिला करवाते हैं, उसके लिए कोई प्रावधान नहीं। ग्राउंड रिपोर्ट कुछ और है, उसका कोई वैल्यू नहीं है। वैल्यू भी है थोड़ा बहुत, जहाँ भी कहीं कहीं ऐसा है जो पकड़ाया गया भी है गवर्नमेंट के द्वारा, तो कानून कार्रवाई भी होता है। तो ये किसके द्वारा गाइड किया गया था, RTE के तहत गाइड किया गया था। और चौथा पॉइंट जो है दोस्तों, चौथा पॉइंट ये है कि बहुत ऐसे जो टीचर होते हैं, जो क्या होता है स्कूल के दौरान क्या करता है, मनमर्जी से स्कूल जाते हैं, मनमर्जी से स्कूल आते हैं। कभी जाने का ठीक नहीं, कभी आने, जब मन हुआ तब छुट्टी ले लेते हैं, जब मन हुआ नहीं जाने का तब भी नहीं जाते हैं। तो ये भी क्या होना चाहिए, बैन होना चाहिए। उस टाइम टेबल होना चाहिए टीचर का, जब छुट्टी मिले उसी समय जाना चाहिए। अगर छुट्टी अलॉट होता है तभी आप छुट्टी लेना, यानी जाना चाहिए छुट्टी लेकर के। उसके बाद जब आप स्कूल में पढ़ाते हैं तो स्कूल के यानी पढ़ाने के दौरान आप साइड से कोई ट्यूशन नहीं खोल सकते, कोई कोचिंग नहीं खोल सकते, कोई अदर सोर्स नहीं यानी कमाने का जरिया बनाना चाहिए। उसके बारे में डिस्कस करता है। यानी क्या हुआ, रनिंग यानी स्कूल के दौरान आप कोई भी काम नहीं कर सकते हैं, कोई भी यानी आप ट्यूशन नहीं खोल सकते। लेकिन ये भी कहीं ना कहीं क्या है, यानी उस चीज़ को तो गाइड कर दिए, लेकिन कहीं ना कहीं वो लागू नहीं है। आज भी क्या क्या होता है, बहुत ऐसे टीचर जो होता है वो क्लास में या गवर्नमेंट स्कूल में अच्छे से नहीं पढ़ाते, लेकिन वो जब स्कूल से बाहर जाते हैं तो वो क्या करते हैं, बच्चे को कहता है कोचिंग में आओ, कोचिंग में अच्छे से पढ़ाएंगे, उसको डीपली में पढ़ाएंगे। तो वही स्कूल में डीपली नहीं पढ़ाते, लेकिन क्या करते हैं वो इसको ट्यूशन में या अपना कोचिंग में क्या करते हैं, उस चीज़ को अच्छे से डिस्क्राइब करते हैं, अच्छे से वर्णन करते हैं, अच्छे से एक्सप्लेनेशन करते हैं, जो कि क्या है गलत है, जो RTE क्या करता है वो करने से मना करता है। ये सब पॉइंट जो क्या करता है RTE मना करता है। तो चलिए यही सब पॉइंट था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर इस तरह का वीडियो आप चाहते हैं तो आगे इस तरह का रिलेटेड वीडियो मिलती रहेगा। ओके, धन्यवाद, जय हिंद।